जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज थोड़ा सा साउंड है बिकॉज देयर इज नो लाइट ओवर हियर, तो आज लेक्चर को आप ऐसे देखें। पर आज का जो टॉपिक है दैट्स इट, हम बात करेंगे इसके ऊपर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बोर्ड के लिए। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ये हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर चैप्टर नंबर 40। और अब हम जानेंगे कि जो हवा में जहरीले मादे आते हैं यानी एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं उनके बारे में। लेकिन मैं आपके टॉपिक को थोड़ा सा स्क्रिप्ट करने से पहले जो है एक बात बताऊंगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो 99% जो है वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो मौजूद है, यानी दीज टू गैसेज आर 99%। बाकी जो ऑल गैसेज हैं जो पीछे रह जाती हैं वो तो डेफिनेटली आती हैं लेस देन 1% में। क्या ख्याल? लेस देन 1% में आती हैं, यानी क्या क्वांटिटी है? माइनर क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी माइनर क्वांटिटी होने के बावजूद ये गैसेज बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल। बेशक इनकी तादाद बहुत कम है, 99% ये गैसेज हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में गैसेज होती हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अर्थ के लिविंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो गैसेज ना हो तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस ज़मीन पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर्स का, ये दो गैस अगर ये ना हो तो फिर ज़मीन पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इनकी कसीर सी मिकदार है, कलील सी मिकदार है, 0.03% पर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वेरिएंट है, यानी कभी ये कम हो जाती है कभी ये ज़्यादा रहती है, लेकिन ये भी कोई 0 पॉइंट समथिंग की परसेंटेज में ही आती है। इसकी परसेंटेज भी बहुत कम है। लिहाजा आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गैसेस जो हैं बहुत कम होने के बावजूद भी समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मज़ीद कुछ गैस की बात करें, कार्बन मोनो, कार्बन डाई, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स, सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड्स, तो इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे आज के लेक्चर। हम कार्बन के ऑक्साइड्स पे बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले बना दिए कार्बन मोनो कार्बन डाई के, इसको COX बोलेंगे, यानी X का मतलब है ऑक्सीजन की मिकदार, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। जब नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाऊंगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स बना दूंगा। इसी तरह से सल्फर के ऑक्साइड्स बनाऊंगा तो SO, SO2 और SO3 जैसे मैं ऑक्साइड्स आपको बना के समझाने की कोशिश करूंगा। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है डाटा है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं आज की क्लास। तो लिहाजा यही हम बात करेंगे कि आखिर सोर्सेज क्या हैं, ऐसी वो कौन सी सोर्सेज हैं जिनसे ये हवा में कम ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा की बात ज़्यादा करेंगे, मतलब ये अगर हवा में ज़्यादा हो जाएं, ये ऑक्साइड्स हवा में ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसको खतरा लाहिक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को लेकर, जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। इनकी सोर्सेज की बात करेंगे, ये कहाँ से मिलती हैं। अगर लेट्स से दैट इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आखिर क्या होगा ज़मीन के ऊपर? तो ज़मीन पे होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी ज़्यादा होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से जो है ज़मीन पर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। और इसके अलावा ज़मीन पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, ज़मीन पर क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ज़मीन गर्म हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप सोर्सेज बताएं कार्बन ऑक्साइड्स की। तो अभी जो मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे? सोर्सेज। सोर्सेज कहते हैं जराए। जराए का मतलब होता है कि कहाँ से ये गैसेस जो है वो हमें मिलती हैं। और ये फिर अगर ये ज़्यादा हो जाती है, मतलब जराए जो भी थे उसकी वजह से हवा में आ गई, उसके बाद जब ये हवा में ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ये इफेक्ट्स करती हैं। फिर इनका जो इफेक्ट है वो डेंजरस होता है। वो क्या डेंजरस इफेक्ट होता है उस पर आज का हमारा लेक्चर होगा। उसके बाद अगर टाइम मिला और वक्त बच गया तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में और कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में, मज़ीद कुछ कार्बन मोनो की डेंजरस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं कि डेंजरस गैसेस को जो है
वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस बना देती हैं। वो जो गाड़ियों के अंदर जो पीछे बम्पर साइलेंसर्स जो लगे होते हैं उसके अंदर ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूँगा अबाउट लाइफ गैसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए लाइफ गैस है, ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ गैस है। तो थोड़ी सी बात पे कर लेंगे। उसके बाद मैं आपसे सल्फर के कंपाउंड्स के ऊपर बात करूँगा, यानी हमने कार्बन ऑक्साइड्स के बारे में मैक्सिमम बात कर ली, जो भी कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे SOx के बारे में, यानी सल्फरस गैसेस के बारे में, और ये इनके सोर्सेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर सल्फरस ऑक्साइड्स हवा में ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर इनके भी तो कोई ना कोई इफेक्ट्स होंगे ना। अगर ये वाली गैसेस हवा में ज़्यादा होती हैं इनके भी इफेक्ट्स हैं, और अगर ये वाली गैसेस हवा में ज़्यादा होंगी तो इनके भी कोई ना कोई तो इफेक्ट्स ज़रूर होंगे। तो लिहाजा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर, ठीक है। इसमें बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के ऊपर बात करेंगे, इनके सोर्सेज की बात कर लेंगे आपसे, और फिर इसके भी हम किसकी लास्ट में क्या बात कर लेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर। इसके भी हम लास्ट में क्या बात कर लेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर। और ये डेफिनेटली ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये क्या है, ये तो ऑलरेडी क्या है, इफेक्ट्स ही है, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया हमने क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ये बेसिकली अगर ज़्यादा हो जाए हवा के अंदर तो हम इनको क्या कहेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें जो COX आ रहा है इसमें हम कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करेंगे। जो हमारे पास सल्फरस ऑक्साइड आ रहा है इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो कंसीडर ज़्यादा करेंगे, और जो नाइट्रस ऑक्साइड आ रही है इसमें NO या NO2 को जो है हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तीनों गैसेज जो हैं NOx में शामिल है, और ये SOx में जो है ये तीनों गैसेज शामिल है, और COX में जो है सिर्फ ये 2 गैसेज शामिल है। क्लियर हो रही बात आपको। तो लिहाजा आज का टॉपिक होगा हमारा इनकी सोर्सेज, इनके इफेक्ट्स, फिर इनकी सोर्सेज, फिर इनके इफेक्ट्स, और फिर इनकी सोर्सेज और इनके इफेक्ट्स। तो चलते हैं सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्सेज की तरफ। ओके, सो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे सोर्सेज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। हमारे साथ वकील हैं, मुश्तबा हैं और हसनैन हैं इस क्लास में। तो लिहाजा आप मुझे ये बताएं कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है वकील, जल्दी से बताना है बिकॉज ऑडियंस आर लिसनिंग टू। बोथ ऑफ द गैसेस आर इमिटेड वोल्केनिक इरप्शन एंड ये उर्दू में बताओ, दे जस्ट यू वांट टू गो फॉर उर्दू हिंदी, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश में सुनना हो तो मुझे ना सुनने आते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जो है आपको सही सुना होगा आपने बैठे, पहाड़ जो है वो फट जाते हैं। पहाड़ जब फटते हैं ना तो अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और आपको पता है कि जब वो जल रहा होता है ना, कोई चीज़ जल रही होती है तो रिएक्शन क्या हो रहा होता है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी नीचे होगा प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि वोल्केनिक इरप्शन से, पहाड़ के फट जाने से ये गैस पैदा होती है। अब आपको सर पहाड़ तो अमूमन फटते नहीं इतने ज़्यादा, और फिर इसका मतलब इससे ज़्यादा तो खतरा नहीं है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर पहाड़ के फटने से हो रही है तो ज़्यादा इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पहाड़ तो बहुत कम फटते हैं। द आंसर इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि पहाड़ इतने ज़्यादा फटते हैं ही नहीं। तो कभी कभी फटते हैं, ठीक है, किसी एरिया में, स्पेशली अमेरिका के करीब जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर कुछ पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर इरप्शन हो जाती हैं। कुछ यूरोप के ममालिक में पहाड़ हैं वहाँ पर इरप्शन हो जाती हैं। लेकिन देखें, हम बात कर रहे हैं सोर्स की, ज़राए की, कि ये गैसेज हवा में कैसे आती हैं। तो फिर अब पहला सोर्स मैंने आपको बता दिया, वो क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, यानी पहाड़ों के फट जाने से जो है ये गैसेज हवा में आ जाती हैं। सो एक ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है। जैसे कहा यह जाता है कि गैसेस जो भी हैं, सल्फरस के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन के ऑक्साइड्स, ये हवा में ज़्यादा क्यों है पता है? पिछले 60 सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुए। तो मेरा ख्याल है कि वोल्केनिक इरप्शन को हम ट्रिगर करके तो करते नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये खुद ब खुद ज़मीन पे होता है और नेचर डिसाइड कर रही होती है कि ये कितना होना है, कम होना है, ज़्यादा होना है। हमारा इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, इसमें हमारा कोई रद्द अमल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन पहला सोर्स हो गया। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? आपको भी हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग क्या होता है कि आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एनी पेट्रोल, पेट्रोल जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पेट्रोल जो होता है, मट्टी का तेल होता है, कैरोसिन ऑयल,
ठीक है। इसके अलावा आप घरों में आने वाली मीथेन गैस, जिस पे सीएनजी पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो आपको पता है कि सब फॉसिल फ्यूल। इसके अलावा गैसोलीन वगैरह आपने सोच लें जो जहाज़ों में डलती है और बड़े बड़े कंटेनर्स में, बड़े बड़े ट्रक्स में डलती है, यू नो, और कैरोसिन वगैरह से वो जो होते हैं ना एयरक्राफ्ट रॉकेट्स वगैरह होते हैं, उनका फ्यूल कैरोसिन है, यानी मिट्टी का तेल होता है। तो लिहाजा ये कह लो कि आप जब जलते हैं तो इनका रिजल्ट भी ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लिहाजा यहाँ पर भी आपसे बता सकता हूँ कि जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग है इसकी वजह से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें हमारी बहुत बड़ी मुदाखलत है, इसमें मैन काइंड की मुदाखलत है, क्योंकि आप कर रहे हैं एक्टिविटीज ज़मीन के ऊपर और आप कर रहे हो नेचर को तबाह। कैसे? आप हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो की कंसंट्रेशन हैं उनको क्या कर रहे हो, चेंज कर। तो लिहाजा आपके फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो लिहाजा इसको मैं कहूँगा फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है ये अननेचुरल है, ठीक है। ये सोर्स क्या है, अननेचुरल है, और ये खतरा ज़्यादा है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम जो गाड़ियाँ फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस पर, बिजली पर, ताकि बिजली से कोई पोल्यूशन नहीं होता ना। बिजली तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, लिहाजा ये जो गैसेज है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये हवा में ज़्यादा हो जाने से नुकसान देंगी, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट देंगी, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेंगी। ये मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो लिहाजा अब फॉरेस्ट फायर भी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे भी कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा, जैसे भी आपने सुना होगा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ज़बरदस्त आग भड़की थी। वहाँ बहुत से जानवर जो थे वो मर गए थे, और उसके जंगल में रहने वाले जानवर जिनका हैबिटेट जंगल ही था। तो लिहाजा ये जो जंगलों में आग लगती है, अब ये तो आग लगी है ना, फॉसिल फ्यूल में तो बर्निंग हो रही है ना, जंगलों में भी तो आग लग रही है ना, तो आग लगने से बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर चल रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, ठीक है, और साथ वाटर भी पैदा होता है, इसे वेपर्स कह सकते हैं, और साथ एनर्जी भी पैदा होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ हो रहा है, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हवा में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो लिहाजा फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग भी जो है लग जाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ जाते हैं। आई होप ये 3 हेडिंग्स के अंदर आप कुछ ना कुछ खुद क्रिएटिव लिख लेंगे आप, राइट। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन। कौन सी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं कि अगर लेट्स से दैट ये गैसेज ज़्यादा हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इस पर बात करेंगे, राइट, इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अब इफेक्ट्स में हम बात करेंगे आपसे कि आखिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में ज़्यादा हो तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती है, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए तो फिर कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट, इसमें हम बात करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो कि इफेक्ट है फोर्सेस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने से, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, आप जब सांस लेते हैं, लेट्स से दैट ग्लूकोज आपकी बॉडी में C6H12O6 ऑक्सीडाइज करते हैं, तो आप क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। सर्दी में आपको ये जब वेपर्स निकलते हैं तो भाप की शक्ल में आपको महसूस भी होते हैं, जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, और एनर्जी निकलती है जिससे आपकी बॉडी गर्म रहती है। यानी जो भी आप फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ऑक्सीडाइज होते हैं। ये इस अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन इसके उल्ट जो है वो हो रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में, और दोबारा बना देते हैं, ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हो गया। अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस रिवर्स है, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है इसमें बस ये आप याद रखें कि पौधे भी सांस ले रहे हैं और इंसान भी सांस ले रहे हैं। पौधे सांस लेने के साथ साथ एक अमल और कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पकड़ रहे हैं। यानी कह लें कि आप जो पौधे होते हैं
वो हमारी ज़मीन का जो है वो फेफड़ा होते हैं, हमारी ज़मीन के जो है वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ले जाते हैं। और जब कार्बन अपनी डाइऑक्साइड बॉडी में तो हवा से कम कर रहे हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को, हवा से क्या हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो इसका रिवर्स हो गया ना। फिर बॉडी में जो बर्निंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, या बाहर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, वोल्केनिक करप्शन है, या फॉरेस्ट फायर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर बढ़ रही है। लेकिन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करी जा रहा है। ये उल्टा रिवर्स प्रोसेस। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है, तो वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए क्या प्रोसेस जो है इख्तियार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें जो कि ग्रीन हाउस गैस है, अब ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये भी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती है। एंड देयर आर मैनी अदर गैसेस। आप मुझे कुछ कमेंट्स करें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, आपको कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज करती है, लेट्स से दैट हमारे पास क्या है जी कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है विच इज शाइनिंग, और उससे जो है क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, और ये आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर है, और ये रेडिएशन जो है वो एंटर कर जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, और फिर आके टकराती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर, और फिर रिफ्लेक्ट होती है। जब ये आती हैं रेज, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, और इनकी लेस फ्रीक्वेंसी होती है। लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जब टकराती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है तो फिर डेफिनेटली इन्होंने जो है बाहर जाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी रेडिएशन अंदर तो आ जाती है क्योंकि कम है, पतली है फ्रीक्वेंसी में वेव, लेकिन बाहर जाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। रीज़न क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी जो मिकदार है ये इनको बाहर नहीं जाने देती, रिफ्लेक्ट अंदर ही रखती है। यानी जब ये हीट बन जाती है ना, जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप कह सकते हो कि ये हीट बन गई है। पहले तो ये लाइट थी, तो लाइट टकराने के बाद क्या बन जाती है, हीट बन जाती है, और हीट फिर एस्केप करना चाह रही होती है, एटमॉस्फेयर से वापस बाहर जाना चाह रही होती है। तो वो हीट जो है जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ से हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती, बल्कि उसी एरिया में ही घूमती रहती है, उसी एरिया के अंदर ही वाइब्रेट करती रहती है। तो क्या होता है कि उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और यही वजह है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री 25 डिग्री या 10 डिग्री के लगभग जो है वो सस्टेन करता है। अगर ये फिनोमिना ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ना हो, तो लिहाजा क्या होगा कि ये फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितनी भी हीट आती है, जितनी भी मतलब लाइट आती है, वो जब हीट बनती है, और आप इस हीट को इंफ्रारेड रेडिएशंस भी कह सकते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये सारी क्या होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको क्या कर रही होती हैं, ब्लॉक कर रही होती हैं, और फिर उस एरिया के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अब देखो ना, हर जगह पे ये इंक्रीज नहीं होता ना। जैसे अब पोलर साइड्स है, अर्थ की जो पोलर साइड्स है वहाँ पे तो टेम्परेचर इतना इंक्रीज नहीं होता, वहाँ पे तो बर्फ जमी हुई होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एक लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए से जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, यानी जो हायर एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, बर्फ जमी हुई होती है, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। और यहाँ पे लाहौर में या समंदर की सतह के करीब जो एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा ट्रैप होती है। हीट ज़्यादा ट्रैप होने की वहाँ का टेम्परेचर आगे रहता है, मेंटेन रहता है। साइंसदानों का मानना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो हवा में तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अर्थ का टेम्परेचर अगर -20 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका मतलब है कि लाइफ को वहाँ पे एग्जिस्ट करने में बहुत दुश्वारी हो जाएगी, क्योंकि समंदर का पानी सारा जम जाएगा, और थिंग्स आर नॉट गुड। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड अब जितनी है उतनी रहनी चाहिए, ये भी एक रूल है, क्योंकि हीट जितनी ट्रैप करनी है हमने उतनी ट्रैप करनी है ना। बहुत सी हीट आती है, 50% तो आ जाती है,
सारी रिफ्लेक्शंस ज़मीन की अर्थ को आके टकराती हैं, बल्कि 56% लाइट ज़मीन की सरफेस तक पहुंच जाती है पूरी दुनिया में। अब 56% जब ये लाइट पहुंच जाती है ज़मीन की सतह के ऊपर, तो लिहाजा रिफ्लेक्ट हो जाती है और ज़मीन एब्जॉर्ब भी कर लेती है। एब्जॉर्ब 6% करती है और बाकी 50% रिफ्लेक्ट होती है। तो लिहाजा, बल्कि मैं सॉरी उल्टा बोल गया हूँ, 50% ये एब्जॉर्ब हो जाती है और 6% रिफ्लेक्ट होती है। और ये 6% जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो आबो हवा का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अब सीन क्या हो रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मुसीबत यही है, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास हीट का लेवल है ये इंक्रीज कर जाएगा। और जब ये हीट का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो क्या नुकसान होगा, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 45 डिग्री 50 डिग्री। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्दर्न एरियाज में, बर्फ वाले एरियाज में जाके परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे भी क्या होगा, बर्फ को पिघलाना शुरू कर देगी हीट। और जब वो बर्फ पिघलेगी तो जो हमारे इलाकाई सतह है वहां पे क्या होगा, वहां पे सैलाब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ पे पिघलने से सारा पानी जो है समुद्र की तरफ जाना चाहेगा और फिर लाइफ की एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है। तो ये जो एक गैस है जो कि ट्रैप कर रही है, ट्रैप करने से हीट इंक्रीज हो रही है, इस सारे मजर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हम काम पता है कैसे करते हैं, ये हम छोटा सा एक घर बना लेते हैं, उसमें हम पौधे रख देते हैं। पौधों को आपको पता है कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होती है, तो उस घर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और जब सनलाइट आ रही होती है तो सनलाइट आकर क्या होती है, हीट की शक्ल इख्तियार करती है, और हीट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। तो उस पूरे घर का, उस नर्सरी का क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हम कहते हैं जी उस नर्सरी में क्या लग गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट लग गया। तो आपने जो बचपन में पढ़ा शायद ये पढ़ा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है लग गया है, वो कहाँ लग गया, वो पूरी दुनिया पे लग सकता है। और आपके पूरे लाहौर शहर पे लग सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपके पूरे पाकिस्तान पे लग सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंडिया पे पूरे ग्रीन हाउस इफेक्ट लग सकता है, न्यू दिल्ली ताजमहल के ऊपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट लग सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कुड बी एनीवेयर। आप क्वेश्चन पूछ रहे सर, गर्मियों में थोड़ा सा जोर से बोलें ताकि ऑडियंस को भी सुने। गर्मियों में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल 40 होता है जी जी। तो वब भी तो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं ना, तो सर्दियों में भी फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, तो वब टेम्परेचर क्यों कम है? अब क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और गर्मियों में, देखिए ये सिर्फ बात ये नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा हो और टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, बात अर्थ के और सन के फासले के ऊपर भी लाई करती है। सर्दियाँ इसलिए आती हैं कि जब ज़मीन सूरज से दूर हो जाती है, लेकिन लाइट तब भी आ रही होती है, एब्जॉर्प्शन का फैक्टर वही होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फैक्टर वही होता है, क्योंकि दूरी की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सर्दियाँ थोड़े से दिनों के लिए आती हैं, 4-5 माह के लिए, तो लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें सारा साल ही सर्दी रहती है। तो ये है कि ये जो एक क्लाइमेटिकल चेंज है, ये एक अच्छा जवाब तो आपको नो डाउट मेट्रोलॉजिस्ट ही देगा, क्लाइमेट जिसने चेंज पड़ा हुआ है वो एक बेहतरीन जवाब आपको बना कर देगा। लेकिन जो मेरी सेंस है वो यही है कि जो सन है उससे अर्थ दूर होता है, और अर्थ के दूर होने से डेफिनेटली टेम्परेचर में जो है वो कमी वाक़ हो जाती है और सर्दियाँ आ जाती हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं, वी आर वेरी नियर टू सन। जून जुलाई में हम ज़मीन को सूरज के करीब ले जाते हैं, उसमें से डेफिनेटली लाइट ज़्यादा आगे टकराती है ज़मीन से और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो लिहाजा दिस इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, राइट। तो लिहाजा इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि अब पता क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होगा। लेकिन इसके इंक्रीज कर जाने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाने से ग्लोबल वार्मिंग भी होना शुरू हो जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग ये होती है कि हमारा जो अर्थ है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो सारे ग्लेशियर्स वगैरह और स्नो कैप्स वगैरह जो पहाड़ों पे हैं वो पिघलना शुरू होते हैं। उसके इफेक्ट्स हैं, उसके इफेक्ट्स पे भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए लाइफ गैस भी है, और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा हो जाए तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी भी है, और इसका ज़्यादा हो जाना आलूदगी का बाइस भी है।
पोल्यूशन का बाइस भी है। तो लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम करो, ताकि ज़्यादा ये गैस हवा में ना आ जाए, और ज़्यादा आएगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अब इफेक्ट्स की, और इसमें डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा ये समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे अब जज करके बताना है कि हमारे पास अब ये एक अर्थ है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, और ये अर्थ है और अब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ये नॉर्मल लेयर है और ये ज़्यादा लेयर है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किधर होगा, लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद ट्रैप भी हो रही है थोड़ी बहुत, और डेफिनेटली बाहर भी जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड जब कम है। लेकिन यहाँ पे जब लाइट आ रही है तो वो हीट बन रही है, तो वो क्या हो रही है, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या हो गई है, ट्रैप हो गई। तो ये एक अलग मंजर है और ये अलग मंजर है। तो आप तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किधर होगा, किधर होगा, बिल्कुल ये हमारे पास जो राइट साइड है इसके ऊपर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और जहाँ ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो लिहाजा अब हम बात करते हैं आपसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए अगर, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, डेफिनेट टेम्परेचर बढ़ जाता है इलाकाओं का। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या मुद्र असरात उसके हो सकते हैं, राइट। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, ये मैंने आपको बार बार बता दिया कि आपके जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 0.05% एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है, 0.05 डिग्री सॉरी एवरी ईयर ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यानी ये सोचने वाली बात है कि आपका हर साल टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, उसमें से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। समझ में आ रही है आपको बात, इसे कहेंगे ना ग्लोबल वार्मिंग। हर साल टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ग्लोब यानी अर्थ क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे ना इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कि आपके अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, आपके अर्थ एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स, यानी हमारे पास जो हमारा वेदर पैटर्न है, यानी गर्मी आने का टाइम है, सर्दी आने का टाइम है। अभी देखें अक्टूबर चल रहा है, अभी भी इतनी सर्दी नहीं है जितनी आ जानी चाहिए। आज अक्टूबर का कोई 15 चल रहा है, तो लिहाजा अक्टूबर 15 तक तो सर्दियाँ आ जानी चाहिए मेरे भाई, सर्दियाँ नहीं आई हैं। क्यों नहीं आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं आ रही। अब सर्दियाँ डेफिनेटली हमें नवंबर दिसंबर में फेस करनी है, जनवरी में फेस करनी है, 3 माह की सर्दियाँ हो गई। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेट्स से लाहौर में ज़्यादा हो गई, मुंबई दिल्ली में ही ज़्यादा हो गई, तो व्हाट इज द इफेक्ट, कि वहाँ का वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना वेदर पैटर्न भी चेंज करता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड स्नो कैप्स, ये मैंने आपसे भी बात की है कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो कैप्स हैं, ये सारे क्या हो रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, ये सारे जो हैं पिघलते जा रहे हैं। और फिर क्या होगा कि जो लो लैंड एरियाज हैं उनको तरह मसला हो रहा है। ये देखें लो लैंड एरियाज जो हैं उनमें फ्लड्स आएंगे, उनमें साइक्लोन्स आएंगे। वो जो पानी आता है ना, रेले आते हैं पानी के, वो एक सर्कुलर से एक साइक्लोन बनता है पानी के अंदर, वो सारे घर और सारे जानवर जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है वो ले जाता है। और ऐसा आपने अमूमन न्यूज़ के अंदर और वीडियोस में भी देखा होगा। दैट इज बीइंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज कर जाती है तो मसला होता है ये वाला। ये 3 मसले हो गए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन वेदर पैटर्न्स, इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, वो जो समुद्रों के ऊपर पड़े हुए बर्फ के ढेले होते हैं, बड़े बड़े समुद्रों के ऊपर। और स्नो कैप्स क्या होते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ के बने हुए ढेले हैं। तो लिहाजा वो सारे पिघलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सी लेवल राइज करेगा। डेफिनेटली जब सारा पानी जाएगा समंदर के अंदर, तो जो समंदर की एरिया है या कोई जजीरा है वो सारा डूब जाएगा वापस। सर्वाइवल ऑफ मालदीव्स आपने पढ़ा हो मे बी, जो मालदीव्स के आइलैंड्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उनका मतलब लेट्स से दैट के ये आइलैंड है, ठीक है, ये क्या है, समंदर है। तो ऐसा ऐसा समंदर जब बढ़ेगा तो ये आइलैंड छोटा नहीं होता जाएगा, लो डूब गया।
जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो वो जो आइलैंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो सारे डूब रहे हैं। और इवन जो समुद्रों के इर्द गिर्द, जैसे हमारा कराची है समुद्र के करीब है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो डूब जाए तो आने वाले वक्तों में 50 सालों में 100 सालों में ये प्रोडिक्ट किया जा सकता है कि कराची डूब जाए, समुद्र उसको डुबो देगा। अभी सुनामी जैसे मसाइल पैदा हुए थे, ठीक है, तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सुनामी में भी कोई ना कोई इफेक्ट हो। जलजला, वो तो कहते हैं कि जलजला आया था कोई ज़मीन के नीचे, जिस वजह से सुनामी आया था, मतलब जिस ज़मीन में जलजला आया और समुद्र का पानी हिला और फिर हिल के वो सारा इलाकाओं की तरफ चला गया, तो फिर वो गया और वापस आ गया, तो भाई फिर भी तो लिहाजा ये चीज़ें हो रही हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा कार्बन मोनो के बारे में ये है कि कार्बन मोनो जो है वो एक एयर पोल्यूटेंट है और ये हेल्थ हैजर्ड है, यानी हमारी जो हेल्थ है उसके लिए क्या है, ये डेंजरस है और कहा जाता है कि पॉइजनस गैस है और ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। कार्बन मोनो की बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए कार्बन मोनो जो है ये कह लें कि एक बड़ी डेंजरस गैस है, एक ख़तरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये आपके खून के अंदर जो है ईजिली मिक्स भी हो जाती है और इवन 0.05% अगर ये आपके अंदर आ जाएगी तो ये क्या करेगी कि आपकी डेथ कॉज कर सकती है। जब शुरू में आपकी बॉडी में ही आएगी तो ये आपको थोड़ा सा हेडेक देगी, थोड़ा सा ब्लड में आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, हेडेक होना शुरू हो जाएगा और आप थोड़े से लेजी और स्लो हो जाओगे। तो कार्बन मोनो इज़ नॉट गुड गैस, इट्स अ बैड गैस। इसका 0.05% प्रेजेंस भी जो है आपकी डेथ कॉज कर सकता है। तो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वहाँ पड़ेगी तो ये हमारा जो ब्लड है ना, हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर जो हमारा ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स का, उसके अंदर ये अटैच हो जाती है कार्बन मोनो और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी हमारे ब्लड की ऑक्सीजन की जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? इस गैस से। ये अगर फेफड़ों में गई तो इसने ऑक्सीजन को साइड पे कर देना, खुद जाके रेड ब्लड सेल पे बैठ जाना। लिहाजा से क्या नुकसान होगा कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा और कार्बन मोनो होगी। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? इट्स अ बिग डील। हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन नहीं होगा कार्बन मोनो में जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा नहीं रह सकते। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सीधी सीधी डेथ कर रही है हमारी कार्बन मोनो जो है। तो लिहाजा इसके भी एक बड़े मुज़र और बड़े एक ख़तरनाक नताइज हैं कार्बन मोनो के बढ़ने में। कार्बन मोनो कैसे पैदा होती है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है और कोई चीज़ जल रही हो तो कार्बन मोनो बनना शुरू हो जाता है। कोई चीज़ जल रही है और ऑक्सीजन की कमी होगी उस जगह के ऊपर तो कार्बन मोनो बनना शुरू हो जाता है और कार्बन मोनो फ़ौरन कार्बन डाई बन जाती है। यानी कार्बन मोनो जो है वो ऑक्सीजन जोड़कर अपने साथ जो है वो फ़ौरन कार्बन डाई, और ये कार्बन डाई इतनी पॉइजनस नहीं जितनी है पॉइजनस है, तो इसलिए हमें इतना होता नहीं। अगर हम ज़मीन पर ऑक्सीजन की किसी जो मकदार है वो थोड़ी कम भी हो जाए तो कार्बन मोनो बढ़ जाएगी, तो कार्बन मोनो भी जो है वो क्या हो जाएगी, एक डेंजरस गैस हो जाएगी। और डेफिनेटली हमें नहीं, अब बचे कैसे इससे? हमें क्लोज प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, सुरंगों में नहीं जाना चाहिए, हमें किसी पुरानी हवेलियों में जानवर मरे हों वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, गटर वो एकदम गटरिंग टाइप जो बड़े बड़े टनल्स होते हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर कार्बन मोनो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा गैस के हीटर नहीं चलाने चाहिए कमरों के अंदर, वो हवा की कमी हो जाती है, कार्बन मोनो बढ़ जाती है। और इसके अलावा कुकिंग रेंज जो आपकी जो भी है आजकल आपको ना इलेक्ट्रिकल कुकिंग का स्टाइल आ रहा है, उसकी वजह से भी कार्बन मोनो जो है वो बढ़ सकती है घरों में, किचन में। लिहाजा ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपने फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप अपने चैप्टर को कोई भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिलेंगी। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में, सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में और नाइट्रोजन के कंपाउंड सोर्सेज और उनके इफेक्ट्स के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।